हेलो एंड जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज की करंट अफेयर क्लास को शुरू करते हैं। आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको 12 नई नई न्यूज जो कि आपके जो है कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कवर किया गया है। इसमें पहला है अभ्यास डेजर्ट हंट 2025। ठीक है, क्या नाम है? अभ्यास एक किया गया है डेजर्ट हंट नाम से। ठीक है, तो डेजर्ट हंट 2025 किसने किया है? भारतीय त्रिसेवा विशेष बलों ने उच्च तीव्रता वाला युद्ध अभ्यास इसको किया है। तो दोस्तों इसमें तीनों भारतीय सेनाएं शामिल थी। 24 से 28 फरवरी 2025 में, मतलब 24 से 28 फरवरी तक यह अभ्यास चला। कहाँ पर? जोधपुर वायु सेना स्टेशन में। ठीक है, इसमें भारतीय सेना की तरफ से कुलीन पैरामिलिट्री, भारतीय नौसेना की तरफ से मरीन कमांडो और वायुसेना की तरफ से गरुड़ कमांडो इसमें शामिल हुए। यह जो इसका उद्देश्य क्या था कि उभरती हुई सुरक्षा चुनौतियों के प्रति त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए तीन विशेष बल इकाइयों के बीच अंतर संचालन, समन्वय और तालमेल को बढ़ाना है, तीनों मिलिट्री के बीच में। आप फिर से देख लीजिए, वायुसेना की तरफ से गरुड़ कमांडो, नौसेना की तरफ से मरीन कमांडो और कुलीन पैरा कमांडो जो है भारतीय सेना की तरफ से इसमें शामिल हुए। नाम क्या रखा गया है दोस्तों? जो है डेजर्ट हंट 2025। कुछ और इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास देख लेंगे। एक्वेरिन होता है इंडियन आर्मी और मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्सेस के बीच में। ये इस बार जो हुआ है मालदीव में हुआ है। यक्स विंग रेडर हुआ है, ये दोस्तों इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बीच में हुआ है, जो पूर्वी जो है कमांड है वहां पर। साइक्लोन 2025 ये जो है इंडिया और इजिप्ट की आर्मी करती है। राजस्थान में हुआ है, ये भी याद रखिए कहाँ पर हुआ है, तो राजस्थान में हुआ है ये। और धर्म गार्जियन इंडियन और जापान आर्मी के बीच होता है, कहाँ पर? जापान में इस बार ये पोस्ट किया था। ठीक है, जापान में। अगली न्यूज है कि विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 2025 जो है कब मनाया गया? 1 मार्च को। तो ये हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। ठीक है दोस्तों, इसकी थीम थी सिविल डिफेंस, गारंटी ऑफ सिक्योरिटी फॉर द पॉपुलेशन। ओके, तो ये इसका थीम था, याद रखिएगा। अगला न्यूज है भारत को 2047 तक उच्च आय वाला देश बनने के लिए 22 वर्षों तक 7.8 जो है प्रतिशत की वृद्धि आवश्यक है। ये कहा है विश्व बैंक ने। विश्व बैंक ने कहा कि भारत को अगर जैसे जो भारतीय लोग हैं इनकी जो है उत्पादकता, मतलब जो आय है, इसको बढ़ाना है। ठीक है, तो मतलब उच्च आय वाले लोगों में इनको शामिल करना है। तो 2047 तक जो भारत की जीडीपी है 7.8% की दर से बढ़नी चाहिए, ऐसा कहा है जो है विश्व बैंक ने। भारत की जीडीपी कुछ हाल ही के वर्षों में अच्छे से बढ़ी है। आप देख लीजिए कि जो 2000 से लगभग भारत की अर्थव्यवस्था 6.3% की स्वस्थ वृद्धि से साथ में बढ़ रही है। इतना तेज किसी भी देश की अर्थव्यवस्था ने नहीं बढ़ा है, कोई भी अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ी है। ठीक है, जो पिछले 3 वित्तीय वर्ष हैं उसमें भारत की औसतन जो वृद्धि दर रही है वो 7.2% की रही है। दोस्तों कुछ और डाटा देख लीजिए, जो 2023-24 में भारत की जीडीपी का वृद्धि दर रहा है वो 8.2% रहा है। 2022-23 में 7.2% और 2021-22 में 8.7% था। ठीक है, जो इस बार सरकार ने बजट पेश किया उसमें बताया है कि जो भारत की चालू वित्त वर्ष है इसमें भारत की मतलब जीडीपी को 6.4% की वृद्धि का लक्ष्य रखा है कि इतनी तेजी से अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 6.4% की वृद्धि का इस बार लक्ष्य रखा गया है, तो इसको सबसे ज्यादा याद रखने की जरूरत है। ठीक है, भारत को अपनी दीर्घकालिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इन आंकड़ों से आगे बढ़ना चाहिए। बात करेंगे दोस्तों अबाउट वर्ल्ड बैंक, तो ये 1944 में स्टेब्लिश हुआ, मतलब स्थापित हुआ। कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है? वाशिंगटन डीसी यूएसए में। ठीक है, अजय बांगा जी इसके क्या है? प्रेसिडेंट है। अगला न्यूज है जनवरी में भारत को कोर सेक्टर का उत्पादन जो भारत का है वो 4.6% की दर से बढ़ा। ठीक है, सरकारी आंकड़े कह रहे हैं दोस्तों। ये जो है
2% से नीचे घटा है, जो दिसंबर में हुआ था। दिसंबर में एक्चुअली 4.8% की दर से बढ़ा था। अब जनवरी जो आई इसमें 4.6% की दर से बढ़ा है, तो 0.2% की गिरावट आया है। फिर भी ये इस जो है छमाही में जो है सबसे हाईएस्ट दूसरा मतलब सेक्टर जो है 4.6% की दर से जब बढ़ा है, तो ये दूसरा पीक है कि इतना तेजी से बढ़ा है। ठीक है, इससे पहले दिसंबर में 4.8% की दर से बढ़ा था। इससे पहले कभी भी इतना तेजी से नहीं बढ़ा ये सेक्टर। ठीक है, हालांकि क्रमिक आधार पर मुख्य उद्योगों के सूचकांक जो है आईसीआई दिसंबर 2024 में 2.4% ऊपर था। इसकी रीडिंग 173 थी, जो 10 महीनों के उच्चतम स्तर पर थी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर ये याद रखिए थोड़ा सा कि जो सीमेंट उत्पादन है उसकी वृद्धि दर रही है 14.5% और रिफाइनरी उत्पादन की वृद्धि दर रही है 8.3%। इनको आपको रटने की जरूरत नहीं है, एक दो बार देखेंगे वैसे ही दिमाग में पड़ा रहेगा, वहां क्लिक कर जाएगा। ठीक है, तो सीमेंट उत्पादन का 4.5% और रिफाइनरी उत्पादन का 8.3% की वृद्धि दर रही है। यहाँ पर बात करेंगे कि इस्पात और बिजली उत्पादन में क्रमशः इस्पात उत्पादन जो है 3.7% और बिजली उत्पादन 1.3% की वृद्धि हुई है, जो दोनों क्षेत्रों के लिए 4 महीनों में सबसे धीमी वृद्धि को दर्शाता है। ये थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे दोस्तों। अगला जो न्यूज है वो कैलाश सत्यार्थी के बारे में। तो कैलाश सत्यार्थी जी की एक आत्मकथा है दिया सलाई। अगर आपसे पूछे कि दिया सलाई किसकी आत्मकथा है, किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो कैलाश सत्यार्थी जी की है। IGNCA ने एक साहित्यिक अन्वेषण के रूप में इसको मान्यता दी है। ठीक है, चलिए इनके बारे में आगे पढ़ते हैं कि इस कार्यक्रम में पुस्तक में सामाजिक न्याय, ठीक है, इस पुस्तक में सामाजिक न्याय, बाल अधिकारों और वैश्विक करुणा की खोज पर प्रकाश डाला गया है। पुस्तक में उनके जीवन के संघर्ष, किसके जीवन के, बच्चों के जीवन के। ठीक है, और जो कैलाश सत्यार्थी जी जब इस जैसे आप जानते हैं ना कि चाइल्ड लेबर को बचाने के लिए उनको वहां से चाइल्ड लेबर से हटाने के लिए और मुख्य धारा में लाने के लिए ये कार्य करते हैं कैलाश सत्यार्थी जी, इसीलिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, तो इनके जीवन में संघर्ष, सक्रियता और बाल श्रम उन्मूलन के लिए उनके अथक प्रयासों का वर्णन जो है इस पुस्तक में किया गया है। ठीक, पूर्व विश्व शतरंज चैंपियन और बॉबी फिशर के प्रसिद्ध प्रतिद्वंदी बोरिस स्पैसकी का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। दोस्तों ये बोरिस स्पैसकी जो है सोवियत शतरंज ग्रैंड मास्टर बोरिस स्पैसकी, जो कि 1972 में मैच ऑफ द सेंचुरी में बॉबी फिशर से अपनी प्रसिद्ध हार के बाद जो है बहुत प्रचलित हुए थे। और इस जो है चैंपियन, जो शतरंज चैंपियन का मतलब खेल था, इसको शीत युद्ध के प्रतीक के रूप में देखा गया। यहाँ पर रूसी शतरंज ग्रैंड मास्टर जो बोरिस स्पैसकी हैं, ये जो है रूसी शतरंज ग्रैंड मास्टर थे दोस्तों, और ये जो है 10वां विश्व शतरंज चैंपियनशिप इन्होंने जीता था। 10th नंबर का। अब आप थोड़ा सा बता दीजिए कमेंट में कि इस बार जो विश्व शतरंज चैंपियनशिप हुआ था ये कितने नंबर का था। ठीक है, कौन से नंबर का था और किसने जीता है। शतरंज की दुनिया में एक महान हस्ती के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने 3 शतरंज ओलंपियाड 1984, 86 और 88 में फ्रांस का प्रतिनिधित्व किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला जो है न्यूज देखेंगे। आदित्य 11 पेलोड ने सौर ऊर्जा कर्नेल की पहली तस्वीर ली है। ठीक है, आदित्य 11 आप जानते हैं 2023 में छोड़ा गया था, तो पीएसएलवी रॉकेट द्वारा। तो दोस्तों इसने जो है अपनी एक तस्वीर भेजी है कर्नेल की। ठीक है, इसके वैज्ञानिक पेलोड में से एक ने निचले सौर वायुमंडल में सौर फ्लेयर जिसका नाम कर्नेल है, इसकी पहली छवि कैप्चर की है और भेजी है। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप पेलोड ने, अब पेलोड का नाम भी याद रखिएगा, अगर नाम दे देगा स्वीट तो आप वहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना और उसका पूछ सकता है फुल फॉर्म। ठीक है, तो स्वीट क्या है, तो सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। ठीक है, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। पेलोड ने निचले सौर वायुमंडल अर्थात फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर में छवि कर्नेल को कैप्चर किया है। तो कर्नेल भी याद रखिएगा और स्वीट क्या है इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। ओके, इसको दोस्तों सितंबर 2023 में आदित्य 11 मिशन को लॉन्च किया गया था
और जनवरी 6 जनवरी 2024 को ये वहां पर पहुंच गया था, जहां पर इसको भेजा गया था L1 पॉइंट में, मतलब ये प्रवेश कर गया था। कन्नड़ पुस्तक पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की सूची में शामिल हुई है। दोस्तों, पहली बार कोई कन्नड़ पुस्तक अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की सूची में शामिल हुई है, ये याद रखिएगा। इसको अभी पुरस्कार दिया नहीं गया है, इस सूची में इसको शामिल किया गया है, नॉमिनेट किया गया है। अब इनको जो है देखा जाएगा कौन से सबसे अच्छे है, उसको पुरस्कार दिया जाएगा। यह पुरस्कार दोस्तों किसको दिया जाता है, तो यह पुरस्कार दिया जाता है जो पुस्तकें अंग्रेजी भाषा में, जैसे दूसरी भाषा में लिखी जाती हैं किसी अन्य भाषा में, लेकिन उनको कोई ऐसा मतलब लेखक है जो उसको ट्रांसलेट कर देता है इंग्लिश भाषा में, और तब उसको जो है पुरस्कार दिया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। इसके जो कन्नड़ लेखिका हैं, जो मेन पुस्तक लिखी है, उनका नाम है बानू मुश्ताक। ठीक है, ये इनकी लघु कहानी है, नाम है हार्ट लैम्प। पुस्तक का क्या नाम है, हार्ट लैम्प। ठीक है, इसको जो है सूचीबद्ध बुकर पुरस्कार के लिए सूचीबद्ध किया गया है। टोटल 13 पुस्तकों को चुना गया है इसमें, और इसमें इनकी भी एक पुस्तक है हार्ट लैम्प से। ठीक है, हार्ट लैम्प नाम से। इसमें जो साहित्य पुरस्कार दिया जाता है, अभी मैं बता रहा था कि जो अंग्रेजी में अनुवादित पुस्तकें होती हैं उनको ये जो है बुकर पुरस्कार दिया जाता है। इस पुस्तक में उन्होंने दलित और मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के पैरोकार के रूप में प्रसिद्ध किया है। ठीक है, मतलब पैरोकार बनी है और वकालत की है किसकी, दलित और मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की। इस पुस्तक की लेखिका जो है उनको पहले ही कर्नाटक साहित्य अकादमी और दाना चिंतामणि अतिभय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों, पहले भी इस पुस्तक को कई भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा चुका है, जिसमें से उर्दू, हिंदी, तमिल और मलयालम है। ठीक है, और जो इसका अंग्रेजी अनुवाद की है उनका नाम है दीपा भस्ती। तो दीपा भस्ती का भी नाम याद रखिएगा कि दीपा भस्ती ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी केप में 30 साल बाद केप गिद्ध देखे गए हैं। दोस्तों, तो केप गिद्ध कहाँ पर पाए जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, अफ्रीकी गिद्धों की सुरक्षा के लिए समर्पित एक गैर लाभकारी संगठन बुलप्रो के अनुसार केप वल्चर, ठीक है, केप वल्चर एक पुरानी दुनिया की गिद्ध प्रजातियां हैं, विशेष रूप से दक्षिणी अफ्रीका में रहती हैं। इनकी संख्या लगातार घट रही है, इसलिए खतरे में है इनका जीवन। ठीक है, जो देखे गए हैं दक्षिणी अफ्रीका में 85 जंगली केप वल्चर देखे गए हैं। ठीक है, कितने देखे गए हैं नंबर में, 85। 1992 से 2007 के बीच में लगातार इनकी संख्या कम हो रही है और 60 से 70% संख्या कम हो गई थी इसी सत्र के दौरान। दोस्तों, दुनिया में पूरे 23 जो है स्पेसीज हैं वल्चर्स की। ठीक है, वल्चर्स की कितनी स्पेसीज है पूरी दुनिया में, 23, जिनको जो है ओल्ड वर्ल्ड वल्चर और न्यू वर्ल्ड वल्चर में बांटा गया है। जिसमें से जो ओल्ड वर्ल्ड वल्चर हैं वो जो है 16 स्पीसीज हैं, और बाकी जो 7 बचते हैं वो न्यू वर्ल्ड स्पीसीज में, न्यू वर्ल्ड वल्चर्स में आते हैं। तो 16 और 7 के रेशियो में इनको बांटा गया है, टोटल 23। ठीक, भारत और यूरोपीय संघ ने ऐतिहासिक यात्रा के बाद वर्ष के अंत तक मुक्त व्यापार समझौते को पूरा करने पर जोर दिया है। आप जानते हैं यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वान डेर लेयन हाल ही में भारत आई थी, प्रधानमंत्री के साथ में उनकी फोटो सोशल मीडिया पर जारी की गई थी, और जो है विदेश मंत्रालय द्वारा इसकी सूचना दी गई थी। ठीक है, इस चर्चा के बारे में। इस यात्रा को अभूतपूर्व और ऐतिहासिक बताते हुए विदेश मंत्रालय के सचिव विदेश मंत्रालय के सचिव जो है तन्मय लाल ने इसके बारे में प्रकाश डाला था और कहा था कि लगभग 20 केंद्रीय मंत्रियों की बैठक, कैबिनेट मंत्रियों की बैठकों के साथ में इस निर्णय को लिया जाने की जो है जल्दी की गई है कि जल्दी से इस निर्णय को लिया जाए, जिससे द्विपक्षीय जो है वार्षिक जो हम लोगों का व्यापार है वो बढ़े। वार्ता में व्यापार, डिजिटल, हरित प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, पर्यावरण और कनेक्टिविटी सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई है, जो दोनों पक्षों के बीच गहरी होती रणनीति साझेदारी को दर्शाता है। दोस्तों, बात करेंगे यूरोपियन यूनियन की, तो इसमें इसका कैपिटल है ब्रुसेल्स। ठीक है, मेंबरशिप अगर है तो कितने देश इसमें है, 27। पहले दोस्तों 28 थे, बाद में जो है ब्रिटेन इसमें से निकल गया, तो अब 27 बचे। प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल कौन है, एंटोनियो कोस्टा। थोड़ा सा रुक जाइए और दिमाग को ठंडा करके देखिए, यहाँ प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल कौन है, एंटोनियो कोस्टो। जब यूरोपियन काउंसिल की बात करेगा तो एंटोनियो कोस्टो है, लेकिन अगर कहेगा कि प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन, तब कौन है, उर्सुला वान डेर। तो दोस्तों यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट कोई दूसरा है,
और यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट अलग हैं, तो दोनों का नाम याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखेंगे। CISF ने अराकोड़म ने भर्ती प्रशिक्षण केंद्र का नाम चोल राजकुमार राजदित्य के नाम पर रखा, जिनकी हत्या थक्कोलम में हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा हिस्ट्री से जुड़ा हुआ यह मामला है। CISF के महानिदेशक कौन है? राजविंदर सिंह भट्टी, नाम याद रखिएगा, राजविंदर सिंह भट्टी हैं, ठीक है। इन्होंने इसका नाम बदलने का आदेश दिया है। ठाकोलम में 1949 ईस्वी में चोलों और राष्ट्रकूटों के बीच युद्ध हुआ था, ये आप सब जानते हैं अगर हिस्ट्री पढ़ते हैं तो। इसमें परंतक प्रथम जो कि चोल राजा थे, इनके पुत्र राजदित्य की मृत्यु राष्ट्रकूटों के सहयोगी गंग कुमार बुटुगा ने तीर से हुई थी। दोस्तों राष्ट्रकूट और गंग शासक एक साथ मिलकर लड़े थे, आप जानते हैं, चोलों से, ठीक है। तो गंग राजकुमार बुटुगा ने इनको मारा था, ठीक है, इसको राजदित्य चोल राजा राजदित्य को, ठीक है। कुंभकोणम और तिरुनागेश्वरम में चोल शिलालेखों में राजदित्य को याने मेल थुंजिया देवर, कौन सा उपाधि दिया गया है? याने मेल थुंजिया देवर, मतलब हाथी के पीठ पर मरने वाला राजा की उपाधि दी गई है। तो इस उपाधि को थोड़ा सा याद कर लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर में आ गया है, तो हो सकता है इसको हिस्ट्री में पूछ लिया जाए। तो याने मेल थुंजिया देवर इसकी उपाधि है, और इसका मतलब होता है कि हाथी की पीठ पर जो हौदा बना होता है उसी में प्राण को अपने त्यागने वाला राजा, ठीक है, ये उपाधि इनको दी गई थी। COP16 ने ऐतिहासिक जैव विविधता वित्त पोषण समझौता किया हासिल। दोस्तों केवल वित्त पोषण समझौता हो जाता है, इसमें होता कुछ नहीं है, केवल साइन हो जाता है कागज पर लिख के, और मतलब इसका कुछ नहीं रहता है। लेकिन हम लोगों को ये बकवास चीजें फालतू की याद करनी पड़ती है। रोम में यह समझौता हुआ है दोस्तों, ठीक है। कहाँ पर हुआ है बैठक? रोम में हुआ है। इसके 16वां सम्मेलन माना जा रहा है, ये मतलब है। इसका जो 15वां सम्मेलन था वो कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो ये जो है कोलंबिया में हुआ था, लेकिन उसको जो है कोई मान्यता नहीं मिली, उसमें कोई अच्छा सा उसका कोई आउटपुट निकला नहीं था, ठीक है। तो ये रोम वाले को फाइनल माना जा रहा है। यह सम्मेलन 2024 में कोलंबिया के कैली में जो स्थगित हुआ गया था उसी का अग्रगामी माना जाता है। उसी के बाद में ये हुआ है 25 जनवरी 2025 को रोम में फिर से शुरू किया गया। कोलंबिया वाले को स्थगित कर दिया गया था, ठीक। वो 15वां सम्मेलन था। इसमें बात किया गया है कि सरकारों ने 2030 तक सालाना $200 बिलियन जुटाने का संकल्प रखा है। देखिए 2030 तक $200 बिलियन सालाना, ठीक है, जुटाने का लक्ष्य रखा है। 2025 तक $20 बिलियन प्रतिवर्ष, और 2030 तक अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से लगभग $30 बिलियन प्रतिवर्ष जुटाने का इसमें कोशिश किया जाएगा, ठीक है। इसमें से जुटे उटेगा कुछ नहीं, जो देगा वो खा लेगा, जो बता देगा वो अपना दुनिया भर का गाएगा केवल, और उसके बाद में होना हवाना इसमें कुछ रहता नहीं है, ठीक है। तो चलिए, फिर भी न्यूज है, हमको देखना था, देख लिए, और थोड़ा सा याद कर लीजिएगा कि यहाँ पर यही केवल ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर बैठक हुई है। तो रोम में हुई है, ठीक है। किस नंबर की थी? 16वें नंबर की, ओके। इससे पहले कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी कोलंबिया में, जो कि स्थगित हो गई थी। ये 3 चीजें याद हो गई। अब याद कर लीजिए कि 2030 तक इसमें जो है $200 बिलियन प्रतिवर्ष जुटाने की कोशिश की जाएगी, ऐसी बात की गई, ठीक है। दोस्तों आज के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर थे वो हमने इस क्लास में कवर कर लिए हैं। उम्मीद है आपको इससे अच्छी जानकारी मिलेगी और आपको अपनी पढ़ाई को बढ़ाने में और अच्छे से हेल्प मिलेगी। चलिए फिर इसी उम्मीद के साथ मिलेंगे नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।